डियर स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपको पीवी और टीएस डायग्राम दिख रहा होगा बोर्ड पे कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल एक ऐसा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जो दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रखता है, जिसका पीवी और टीएस डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि कार्नोट साइकिल के अंदर हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यानी ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। यानी इसमें हीट का एडिशन यहां से होगा आइसोथर्मली और हीट का रिजेक्शन भी क्या होगा, आइसोथर्मल। तो हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और फिर कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी कितना होता है इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल क्या क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जो 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रखता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहां पर लिखेंगे कार्नोट साइकिल is a air standard cycle which consists for thermodynamic process चार प्रोसेस रखता है। पहला आइसेंट्रोपिक, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी 1 से 2। सेकेंड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 2 से 3। थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन, 3 से 4, यानी 3 से 4 प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और 4 से 1 चौथा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये चीज समझ गए, 4 से 1। यानी इसके अंदर हीट का एडिशन भी होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मली होगा, और हीट का रिजेक्शन भी होगा तो आइसोथर्मली होगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कैसे होता है। यहां पर लिखेंगे in Carnot cycle the addition and rejection of heat take place आइसोथर्मली। यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए, हम लोग अभी पीछे देख रहे थे कि इसमें हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कैसे हो रहा था, आइसोथर्मली। यानी इसमें हीट का एडिशन यानी 1 से 2 प्रोसेस में होगा और हीट का रिजेक्शन 3 से 4 प्रोसेस में होगा। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का एडिशन कितना होता है, वो उसके द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर होता है। तो नाउ हीट का एडिशन यानी प्रोसेस 1 से 2 में, नाउ addition of heat
heat take place during process 1 to 2, यानी 1 से 2 में हीट का एडिशन होने वाला है। तो Q1 to 2 AMR T1 ln V2 बटा V1, यानी इसमें हम पढ़ के आते हैं पीछे से कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट का एडिशन होता है वो कितना होता है, AMR T1 ln ज्यादा वॉल्यूम बटा कम वॉल्यूम, यानी V2 बटा V1। इसी प्रकार अब 2 से 3 प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है, 2 से 3 प्रोसेस का नाम है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में ना ही हीट का एडिशन होता है और ना ही हीट का रिजेक्शन होता है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 नो एडिशन और रिजेक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस, यानी 2 से 3 प्रोसेस में ना ही कोई हीट का एडिशन होगा और ना ही हीट का रिजेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 प्रोसेस में रहा एक रिवर्सेबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में ना ही हीट का एडिशन है ना ही रिजेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज Q2 से 3 इक्वल टू क्या, 0। अब चलिए ये चीज भी समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि 3 से 4 प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि कार्नोट साइकिल के अंदर हीट का एडिशन भी कांस्टेंट टेम्परेचर और यहां से हीट का रिजेक्शन। अब हम देखें कि 3 से 4 प्रोसेस में क्या होने वाला है, हीट का रिजेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, हीट का रिजेक्शन। तो हम पढ़े लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4 certain amount of heat rejected, कुछ तो हीट रिजेक्टेड होगा और कितना हीट रिजेक्टेड होगा, तो हम लिखेंगे कितना, दैट इज Q3 से 4 MR तो आएगा, फिर यहां पे इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, T3, तो MR T3 ln ज्यादा वॉल्यूम बटा कम वॉल्यूम, तो V3 बटा V4। फिर प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस 4 से 1, क्या 4 से 1 का प्रोसेस का नाम क्या है, यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1, इसका नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और हम जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के अंदर ना ही हीट का एडिशन होता है ना ही हीट का रिजेक्शन होता है। तो लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1 देयर इज नो एडिशन और रिजेक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस, ना ही कोई हीट का एडिशन होने वाला है और ना ही हीट का रिजेक्शन होने वाला है, यानी डेट इज Q4 से 1 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल का इफिशियंसी जो होता है क्या होते हैं, आउटपुट बटा इनपुट। अब आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर इसमें हीट दिए Q1 से 2 और रिजेक्ट कितना कर दिया Q3 से 4, तो इसमें काम कितना किया होगा, यानी हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। तो इसके बाद हम लोग इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जब तक इतना को नोट कीजिए आप लोग।
अब हम लोग जानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल का इफिशियंसी कितना होता है। तो इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट, यही चीज होता है। कहीं भी इफिशियंसी का फॉर्मूला वही होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो चलिए हम लोग डिराइव करते हैं। तो लिखते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। यानी हम लोग इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला जानते हैं, आउटपुट बटा इनपुट। और आउटपुट क्या होता है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। यानी किसी चीज को अगर हम 4 रोटी खिलाए और वो 2 रोटी के बराबर रिजेक्ट ही कर दिया तो कितने का काम किया होगा, मात्र 2 रोटी के बराबर। यानी सिंपली समझिए कि आउटपुट का मतलब होता है इनपुट माइनस क्या, जो काम किया गया उसको छोड़कर जो भी चीज रिजेक्ट किया गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट। सिंपली समझिए कि आउटपुट का मतलब होता है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन क्या हो जाएगा, इनपुट क्या दिए थे, ओनली हीट एडेड अपॉन हीट एडेड। चलिए अब समझते हैं कि हीट एडेड कितना आया था। इस प्रोसेस के द्वारा हीट का एडिशन पीछे उलट के देखिए, आपका जो आया था Q1 से 2 माइनस हीट रिजेक्टेड Q3 से 4 अपॉन फिर हीट एडेड Q1 से 2, Q1 से 2 पीछे हम लोग फॉर्मूला निकाले थे AMR T1 ln V2 बटा V1, फिर माइनस AMR T3 ln V3 बटा V4 अपॉन AMR T1 ln V2 बटा V1। यानी पीछे हम लोग पढ़े थे कि हीट एडिशन आया था AMR ln V2 बटा V1 और हीट रिजेक्टेड आया था AMR T3 ln V3 बटा V4। अब ये सारे चीज लिख दिया। अब हम लोग इफिशियंसी इक्वल टू लिख सकते हैं, इसमें से AM और R सबसे कॉमन है और V2 बटा V1। ये चीज समझना है हमको कि V2 बटा V1 ज्यादा वॉल्यूम बटा कम वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, V2 बटा V1 को हम लोग एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो। और V3 बटा V4 को कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। और दोनों को क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग, R से, क्योंकि इसमें दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग V2 बटा V1 को R लिख सकते हैं, फिर V3 बटा V4 को भी क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। चलिए तो इफिशियंसी इक्वल टू AMR T1 ln R माइनस AMR T3 ln R अपॉन AMR T1 ln R। अब आप थोड़ा सोच कर देखिए कि इसमें से कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं और कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हाँ, आप इसमें से AM और R ln R ये 3 चीज जो है ना सब में कॉमन है। AMR फिर LNR, AMR LNR तीनों से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं AMR और LN को। तो फाइनली मेरा बच जाएगा T1 माइनस T3 बटा T। ये तो एक इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है किसके लिए, कार्नोट साइकिल के लिए। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और थोड़ा सा और इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला आ गया है T1 माइनस T3 बटा T1। ये मेरे कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी के फॉर्मूला होता है। अब चलिए इससे हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अभी हम लोग इफिशियंसी बराबर फॉर्मूला डिराइव किए थे कि T1 माइनस T3 बटा T1। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इफिशियंसी का फॉर्मूला था उसमें
केवल किसके टर्म में आ गया, टेम्परेचर के टर्म में। लेकिन हमको जो वैल्यू निकालना है कंप्रेशन रेशियो के टर्म में, फिर उसमें एडियाबेटिक इंडेक्स के टर्म में हमको इफिशियंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो देखते हैं प्रोसेस 2 से 3 कौन सा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो लिखेंगे फॉर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन नाम क्या है, 2 से 3। तो एक रिलेशन पढ़ के आते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन T2 बटा T3। क्या पढ़ के आते हैं, T2 बटा T3 इक्वल टू V3 बटा V2 के पावर गामा माइनस 1। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर T2 किसके इक्वल है, T1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं T1 बटा T3 इक्वल टू V3 बटा V2 के पावर गामा माइनस 1। ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर T3 किसके इक्वल है, टेम्परेचर T4 के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर फॉर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसका क्या नाम है, 4 से 1। इसके लिए क्या होगा, T1 बटा T4 इक्वल टू V4 बटा V1 के पावर गामा माइनस 1। अब हम देखते हैं कि T4 किसके इक्वल था, क्योंकि T3 के, क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या थे, आइसोथर्मली थे। तो T1 बटा T3 इक्वल टू V4 बटा V1 के पावर गामा माइनस 1। अब देखिए कि ये दोनों इक्वेशन क्या थे, सेम है, T1 बटा T3, ये अभी क्या है T1 बटा T3। तो ये दोनों चीज आपके इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों चीज को इक्वल करेंगे तो लिख सकते हैं V3 बटा V2 इक्वल टू V4 बटा V1। V3 बटा V2 इक्वल टू V4 बटा V1। थोड़ा इसको चेंजिंग करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, V3 बटा V4 इक्वल टू V2 बटा V1। और V2 बटा V1 को हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, R। क्या पढ़ के आ रहे हैं, R। नाउ अब हम तो V2 बटा V1 इक्वल टू R पढ़ लिए। V2 बटा V1 का वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि T1 बटा T3 का वैल्यू जो आ गया, T1 बटा T3 इक्वल टू R के पावर गामा माइनस 1। क्या लिखेंगे, R के पावर गामा माइनस 1। अब देखिए ये जो वैल्यू था इसको इस इक्वेशन में पुट करना है हमको। तो चलिए, तो इफिशियंसी बराबर क्या आया था फॉर्मूला मेरा, T1 माइनस T3 बटा क्या आया था, T1 आया था। क्या इसको लिख सकते हैं, T1 बटा T1 माइनस T3 बटा T1, इसको 1 लिख सकते हैं, माइनस T3 बटा T1। अब हम लोग T3 बटा T1 का वैल्यू रखना है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला है, T1 बटा T3 का वैल्यू मिला है। तो T1 बटा T3 का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो उल्टा करके रखेंगे, T3 बटा क्या करके रखेंगे, T1 करके रखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1, ये R है। तब लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1। ये मेरा फाइनल इफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, कार्नोट के लिए। तो ये मेरा फाइनल इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आता है, नीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1। यहाँ से एक बार और देखते हैं क्या किए हम लोग देखें कि प्रोसेस 2 से 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उसमें हीट का एडिशन नहीं होगा, लेकिन एक रिलेशन होता है टेम्परेचर वॉल्यूम कि T2 बटा T3 इक्वल टू V3 बटा V2 के पावर गामा माइनस 1। इसी को हम जानते हैं कि टेम्परेचर T2 किसके इक्वल था, T1 के इक्वल था। तो T1 बटा T3 इक्वल टू V3 बटा V2 के पावर गामा माइनस 1। फिर प्रोसेस 3 से 4 तो आइसोथर्मल था, फिर 4 से 1 का नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो फिर इसमें वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, T1 बटा T4, T1 बटा
T4 इक्वल टू V4 बटा V1 के पावर गामा माइनस 1। फाइनली T1 बटा T3 इक्वल टू V4 बटा V1 के पावर गामा माइनस 1। T4 की जगह पर T3 क्यों लिख दिए? क्योंकि हमको मालूम है कि टेम्परेचर 4 का टेम्परेचर 3 के बराबर। अब दोनों इक्वेशन देखो तो इक्वल है ना, इसलिए V3 बटा V2 इक्वल टू V4 बटा V1 लिख सकते हैं। और V1 का मतलब फाइनली कि V3, इसको जब हम इधर लाएंगे तो V3 बटा V4 इक्वल टू V2 बटा V1 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? R। जब इस चीज को हम इसमें लाएंगे तो V3 बटा V2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बाबू? फिर R लिख सकते हो। और जब R का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो T1 बटा T3 इक्वल टू R के पावर गामा माइनस 1। अब इसको उलट दिए, T3 बटा T1 इक्वल टू 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1। जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था कि T1 माइनस T3 बटा T1, उसमें इसको हम क्या कर दिए? पुट कर दिए। फाइनल मेरा जो वैल्यू आ गया एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1 आ गया।